बैलेंस शीट, जिसे काफ़ी लोग बना तो लेते हैं बट उन्हें बैलेंस शीट को समझना नहीं आता है। बैलेंस शीट बनाना अलग चीज़ होती है और बैलेंस शीट को समझना अलग चीज़ होती है। बैलेंस शीट क्या कहती है हमसे? बैलेंस शीट क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है? देखिए फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री करके किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बैलेंस शीट बनाना ये एक अलग चीज़ होती है, बट बैलेंस शीट को समझना ये एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग हो जाती है। बैलेंस शीट एक तरीके से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखने का, समझने का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ना बेसिक तरीका होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वो ब्लड का सैंपल लेता है, फिर वो हमारी हेल्थ रिपोर्ट देता है कि भाई आपके अंदर ये बीमारियां हैं, डिसीज़ हैं, नहीं हैं। उसी तरह एक कंपनी की हेल्थ मतलब फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए उसकी बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बैलेंस शीट को समझना कैसे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट पे लेके चलूंगा, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, टी शेप वाला। इससे आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, और समझना क्या, मैं आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, कोई आपको यहाँ पर कोई टेक्निकल टर्म्स, कोई लीगल टर्म्स नहीं बताऊंगा। एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। आप बस एक काम करिए, मेरे कुछ सवालों का जवाब देते रहिए। सपोज एक कंपनी है, कंपनी का नाम कुछ भी ले लेते हैं, ABC, और एक कंपनी है XYZ। दो कंपनी हमारे पास है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी का जो टर्नओवर है ABC का, है ना, वो है सर 10 लाख, और एक कंपनी का टर्नओवर है 8 लाख। अब मैं आपसे पूछूं सर, इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, तो आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ टर्नओवर को अगर आप देखोगे ना, तो आप कहोगे सर ABC कंपनी ज़्यादा अच्छी है। तो आपका जो आंसर होगा, आप कहोगे सर ABC कंपनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि टर्नओवर यहाँ पर इनका ज़्यादा है। फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, मैं कहूँ कि इनके ना जो एक्सपेंडिचर हैं वो हैं 5 लाख। ठीक है ना, इसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो है 5 लाख, और इनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो हैं 2 लाख। अब क्या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इनके पास जो पैसा बचा है वो बचा है 5 लाख, और इनके पास जो पैसा बचा सर खर्चा करने के बाद वो बचा 6 लाख। अब आप मुझे बताइए, आपका जो डिसीजन है क्या वो चेंज हो गया? यस। जैसे ही मैंने उसमें एक फैक्ट ऐड किया कि इनके जो एक्सपेंस है वो इतने इतने हैं, फिर जब आपने एनालाइज किया, फिर आपका डिसीजन चेंज हो गया। आपने कहा कि XYZ जो कंपनी है वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब यहां पर मैं एक और ट्विस्ट लेके आता हूं। मैं ट्विस्ट ये लेके आया कि ABC कंपनी के पास ना लोन है। क्या है? लोन है। उसे बैंक का या इन्वेस्टर का, किसी का पैसा जो है ना वापस भी करना है। तो इनके पास जो लोन है वो है 2 लाख रुपए का, जबकि इनके पास जो है ना, इनके पास लोन है 4 लाख रुपए का। ठीक है, इनके पास पैसा बचा 5 लाख, इनके पास बचा 6 लाख, बट इनको लोन भी रीपेमेंट करना है। लोन रीपेमेंट करना है इनको 2 लाख, ABC को, XYZ को 4 लाख। अब आपका डिसीजन कैसे निकलेगा? इनके पास बचेगा 3 लाख, इनके पास बचेगा 2 लाख। अब मैं फिर आपसे पूछूं, अब कौन सी कंपनी आपको बेटर लग रही है? अब आपका डिसीजन फिर चेंज हो जाएगा। आप कहोगे सर ABC कंपनी ज्यादा बेटर है। अब आप देख रहे हो ना, मैं जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं, आपका डिसीजन चेंज होता जा रहा है। सेम चीज होती है बैलेंस शीट के साथ। जब आपको बैलेंस शीट रीड करना आ जाएगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट को समझना कैसे है, फिर आप जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो एकदम एक्यूरेट होगा। और यही होता है बैलेंस शीट को समझना। अगर मैं आपको लेके चलूं बैलेंस शीट के ऊपर, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, करीब करीब 12.5 CR की इनकी क्या है? सेल है, टर्नओवर है। अच्छा सर, बहुत अच्छी सेल है, 10-12 करोड़ की सेल, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं इनकी बात करूं कि यार ये नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 CR के आसपास। अच्छा, अब इसको अगर हम लोगों को एनालिसिस करना हो ना, तो हमेशा याद रखिए, कुछ चीजें हम लोग फिगर में एनालाइज करते हैं,
जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने देखा, तो हमने फिगर्स के बेस पर एनालाइज किया। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझना है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, तो फिर आपको ना रेशियो एनालिसिस आना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं? रेशियो एनालिसिस, ये आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कितना पैसा बचा है एबीसी के पास लोन देने के बाद 3 लाख, और XYZ के पास 2 लाख। इसको अगर हम लोग टर्नओवर के रेशियो में निकालें तो हमें 3 लाख को डिवाइड करना होगा 10 लाख से, करीब करीब 30%। अच्छा, इसको भी हम लोग रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं। हाँ, कितना आ रहा है? 0.25। अब अगर मैं आपको बात करूं रेशियो के हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर है, तो यहां पर क्या निकल के आएगा? ABC, क्योंकि इनके पास कितना पैसा बच रहा है टर्नओवर के हिसाब से? 30%, इनके पास 25%। समझ रहे हैं ना? सेम चीज आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। हमने देखा कि टर्नओवर काफी अच्छा है, और फिर हम नीचे आएंगे, हम चेक करेंगे नेट प्रॉफिट। अब जब हम नेट प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे ना सर, डिवाइड करेंगे इसको टर्नओवर से, तो करीब करीब अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अप्रॉक्स 8.12%, 8% है। अच्छा, अब 8% का प्रॉफिट, अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो कंपनी है किस फील्ड में काम करती है। अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है ये कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में 10 से 15% का मार्जिन चलता है। अगर मैं कहूं कि ये FMCG प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो यहां पर जो रेशियो चलता है वो 8 से 12% का चलता है। अगर मैं कहूं कि ये मेडिसिन की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, तो वहां पर जो मार्जिन चलता है वो 15 से 25% तक का मार्जिन चलता है। तो सिर्फ रेशियो देखना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो जिस कंपनी की हम बैलेंस शीट देख रहे हैं वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर मैं बात करूं ये FMCG की कंपनी है, तो FMCG के हिसाब से कंपनी सही है, ठीक है, कंपनी मतलब एवरेज है। 8 से 12% होना चाहिए, और 8% है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, बट हाँ, जितना होना चाहिए उतना है। अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है ये है फार्मा की, फिर मैं क्या करूंगा? कहूंगा ये बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज है, बिकॉज 8 से 12% का होना चाहिए था रेशियो मार्जिन, बट है मतलब अगर FMCG है, फार्मास्यूटिकल की बात करें, तो 15 से 25% होना चाहिए था। कितना है? 8%। तो फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी थोड़ी सी डाउन है। तो ठीक है, फैक्ट क्या है कि भाई 12 करोड़ की सेल है, प्रॉफिट कितना है? अच्छा है, 1 CR के आसपास है। बट जब मैं उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच करूंगा, मैं कहूंगा कंपनी कमजोर है, कंपनी बेकार है। अच्छा, यहां पर डिसीजन और चेंज हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट ईयर है, कंपनी का फर्स्ट ईयर है, तो फिर मैं इसको कहूंगा कि ये अच्छा है, बिकॉज कोई भी कंपनी अपने फर्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट में भी आ जाती है ना, तो वो कंपनी बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तब यहां पर ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं देखे जाएंगे, फर्स्ट ईयर में कंपनी अभी स्टैब्लिश हो रही है। 80-85% कंपनीज फर्स्ट ईयर में लॉस इंकर करती हैं, और अगर ये प्रॉफिट में है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये कंपनी है अपने थर्ड ईयर में या फोर्थ में या फिफ्थ में, तब मैं कहूंगा कंपनी बिलो एवरेज है। अब आप देख रहे हो ना कि कैसे समझना है आपको बैलेंस शीट को। वो फर्स्ट ईयर में है, क्या उसका सेकेंड ईयर है, क्या उसकी ग्रोथ हो चुकी है, क्या वो किस सेक्टर में, FMCG में है, ऑटोमोबाइल्स में है, कार, मोबाइल, FMCG, फार्मास्यूटिकल, क्या बनाती है, ऐसे आपको समझना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो और नेट प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालना है? प्रॉफिट को टर्नओवर से आपको बस डिवाइड करना है, उससे भी आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक हो गया जी। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है? एक साइड होती है लाइबिलिटी, एक साइड होती है एसेट, यहीं में होता है पूरा खेल। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस में मैं एक चीज और आपको बताऊं, एक खेल और बताऊं। यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी? कोई नोटिस कर पाया है
वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर इन्होंने नेट प्रॉफिट तो दे दिया है, बट ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये है बिफोर टैक्स। ये है खेल। कई बार कंपनी जब अपना डेटा पब्लिश करती हैं तो वो ऐसे दिखाती है नेट प्रॉफिट 10 CR, नेट प्रॉफिट 15 CR, 10 CR, 20 CR। और जो नॉर्मल पर्सन होता है वो नेट प्रॉफिट देख करके अट्रैक्ट हो जाता है, अरे यार कंपनी तो बहुत अच्छी है। बट इसमें से कंपनी को टैक्स भी तो पे करना है। अब कंपनी के ऊपर हमें पता है 25% या 30% का टैक्स स्लैब होता है। तो मैं इसको, अगर मैं इसका 30% निकालूं तो आएगा करीब करीब इतना। और जब मैं प्रॉफिट में से अपना टैक्स हटा दूं, अब कंपनी की जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आएगा वो है 71 लाख। अब आप समझे? ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट के बेस पर डिसीजन लेंगे तो आपको उसमें से टैक्स का पैसा भी हटाना पड़ेगा। और हमें क्या लेना होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT। भाई टैक्स गवर्नमेंट का है, वो तो आपको पे करना ही करना है ना। तो आप ये क्यों बता रहे हो कि आपका जो नेट प्रॉफिट है 1 CR है? एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना होगा वो आफ्टर टैक्स आएगा। यहीं पर खेल होता है। कई बार जो डेटा पब्लिश होते हैं मैगजीन्स में, बिजनेस मैगजीन्स में, या किसी शो पर या ऑनलाइन, वो क्या होता है? बिफोर टैक्स होता है। तो अगर आपको उसको चेक करना है एक्चुअल में तो आपको क्या लेना है? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट दो साइड होते हैं, हमें पता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट, एकदम सिंपल भाषा में बात हो रही है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज। एसेट क्या होती है? हर वो चीज जिससे आपको पैसा या तो आने वाला है या आ जाएगा, 100% श्योरिटी है आपके पास। आज अगर मैं कोई चीज बेचूं तो इतना पैसा आएगा। आप एक कार खरीद के लाए 10 लाख रुपए की, आपको पता है कि आज की डेट में अगर मैं उसको बेच दूं तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 5 लाख की आपकी एसेट है। वो हो गई एसेट। लाइबिलिटीज, जो कुछ भी आपको जेब से पे करना है। एंड कैपिटल। ओके सर, यहां को देखिए देखिए इसको कैसे समझना है। ये तो गई हमारी पूरी एसेट, यानी कि कंपनी आज की डेट में अगर अपनी सारी एसेट को बेच दे तो कितना पैसा ला सकती है, उसको ऐड कर लीजिए, वो हो गया 4 CR, 71 लाख, मतलब 471 लाख। ठीक है, तो अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 4.7 CR। अच्छा, अब इसमें से जब कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज हटा देगी, यहां तक ये सारी लाइबिलिटीज है, तो फिर जो बचा वो होती है कंपनी की नेटवर्थ। क्या होती है? कंपनी की नेटवर्थ। और अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, और अक्सर आप ये वर्ड सुनते होंगे, नेटवर्थ कितनी है। तो कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये डिपेंड करता है उसके नेटवर्थ से। आज की डेट में अगर मैं सारी एसेट को बेच दूं, उसके बाद अपनी सारी लायबिलिटी को चुका दूं, जिसको जिसको पैसा देना है दे दूं, तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा? 1.49, अप्रॉक्स 1.5 CR। तो मतलब ये है कंपनी की एक्चुअल वैल्यू। ये है एज ऑन बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी की एक्चुअल वर्थ। कोई पूछे कि भाई ये कंपनी की वर्थ कितनी है, तो आप कहोगे 1.5 CR। ये एक तरीका होता है नेटवर्थ को निकालने का। अब 1.5 CR है। अब मान लीजिए आप कंपनी अपनी बेचने जा रहे हो, अब आप कहोगे कंपनी खरीदोगे, कितनी वैल्यू? तो मैं कहूंगा मेरी वैल्यू है 1.5 CR। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी जो है 100% से ग्रो करेगी, तो मैं अपनी कंपनी बेचूंगा कम से कम 10 CR में, और आराम से आपकी कंपनी बिक जाएगी 10 CR में। बिकॉज अगर ये हर साल प्रॉफिट कर रही है 100% का, तो 4-5 साल में कंपनी की नेटवर्थ 10 CR पहुंच जाएगी, और जो भी कंपनी खरीदेगा उसको इतना प्रॉफिट होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई मुझे इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो जितनी नेटवर्थ आती है इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये कंपनी बिक जाती है।
जो आप देखते हो ना, कंपनी खरीद ली किसी ने, या कंपनी ट्रांसफर कर ली, या कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकलता है, यही तरीके होते हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है एनालिसिस करने का, करंट एसेट वर्सेस करंट लाइबिलिटीज। अब हमें पता है करंट एसेट क्या होती है, एक साल के अंदर अंदर जहां जहां से पैसा आना है, और करंट लाइबिलिटीज एक साल के अंदर अंदर जहां जहां पैसा जाना है। तो ये रेशियो कैसे निकलता है, ये हमने कई बार इसको निकाला हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी, करंट एसेट माइनस अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये रेशियो जो आप करंट इसको बोलते हैं करंट रेशियो, ये हमेशा कितना होना चाहिए, अबव 1। एक से ऊपर है तो ठीक है, जितना एक से ऊपर है उतना बेहतर है। अब यहां पर कितनी करंट एसेट है, ये, यहां कितनी है, ये, बट हमेशा ध्यान रखिए जो सीसी होती है ना, करंट कैश क्रेडिट, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। तो इन तीनों को आपको ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे आप, और फिर इसको ऐड करिए, जितना भी आएगा ऐड करने के बाद, तो ये आपका आ रहा है करंट लाइबिलिटी, अगर मैं निकालूं तो 1.66 CR, और ये कितनी आ रही है सर, 3.27। तो मोटा मोटा निकालते हैं, तो अगर हम लोग 3.27 को डिवाइड करेंगे 1.66 से, तो 1.96 आ रहा है, बहुत बेटर आ रहा है। एक से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ जस्ट डबल है, मतलब अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो कितना है, 1.96। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करें कि आज की डेट में मेरे सारे के सारे क्रेडिटर्स खड़े हो जाएं कि भाई हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, तो आज की डेट में मैं अपनी सारी करंट एसेट को बेचूंगा, फिर भी मेरे पास पैसा बचा रहेगा। मतलब एज ऑन टुडे अगर मैं अपनी एसेट बेच के अपनी लाइबिलिटीज को चुका दूं, फिर भी मेरे पास पैसा बचा रहेगा, मींस कंपनी की हेल्थ अच्छी है। ठीक हो गया जी। तो ऐसे भी बैलेंस शीट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे कंपनी की वैल्यू निकालते हैं वो हमने देख लिया। फिक्स्ड एसेट्स, अब ये फिक्स्ड एसेट्स हमें पता है कि डेप्रिसिएशन लगता रहता है इस पे, तो उस हिसाब से ये चेंज होती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कभी कभी कोई मशीनरी अचानक से आउटडेटेड हो जाती है, उसकी जगह पर कोई नई मशीन आ जाती है, फिर वहां पर 10%, 15% ऐसे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, फिर पूरा 100% डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है, तो उतनी वैल्यू फिर कम हो जाती है। ठीक हो गया सर। तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझना होता है। तो अब देखिए बैलेंस शीट बनाना क्या होता है, भाई हमने एंट्री कर दी, जिसको नॉर्मल भी अगर जनरल एंट्री आती है ना, तो वो क्या कर सकता है, आराम से सॉफ्टवेयर में जनरल एंट्री करेगा, टैली की बात करते हैं, और वो बैलेंस शीट निकाल के आपको दे देगी। अगर आपने सही जनरल एंट्री कर दी तो बैलेंस शीट सही बन जाएगी, वो अलग चीज है। बैलेंस शीट को समझना अलग चीज है। तो अगर आप लोगों को एंट्री आती है तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको बैलेंस शीट को लेकर, ठीक है ना, एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है MCA की साइट पर, MCA की साइट पर, ठीक है, मैं इसका आपको लिंक भी दे रहा हूँ, ic.gov.in। यहाँ जाके आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करनी है, रिलायंस, टाटा, इवन आप इसमें मत जाइए, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके सर्च करिएगा टाटा कंपनी बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर 23-24, या रिलायंस कंपनी बैलेंस शीट, या अडानी बैलेंस शीट, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट आप डालेंगे गूगल पर तो आपको निकल के आ ही जाएगी, कहीं ना कहीं PDF या एक्सेल। अब उसको आपको समझना है, अब उसको आपको पढ़ना है और देखना है कि क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है आपके मन में, आपको लग रहा है कि इस पॉइंट को और डिस्कस करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम एक और वीडियो बना देंगे, जो भी आपके डाउट हैं वो आप एक साथ पूछिए। अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।